अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़े हैं नावल सरकश की एक और न्यू एपिसोड। वो घोड़े की टॉपों की आवाज़ मालूम होती थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। रोहिल ख़ान ने तो ख़ुद ही बड़े वसुख से बताया था कि दोपहर से पहले इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं था, तो फिर ये कौन हो सकता है। रोहिल ने बताया था कि कभी कभार कोई भोला भटका डाकू भी इस तरफ आ निकलता है। वो जितनी मरतबा भी डेरा हसाम गया था, माउज़र मेरे सपुर्द कर गया था, जिसे एहतियातन मैं अपने सरहाने रखता था। मैं दौड़कर अंदर गया और जल्दी से तकिए के नीचे से माउज़र निकाल लाया और मवेशियों को चारा डालने वाली खुरली की ओट में छुप कर बैठ गया। चंद मिनट बाद मेरे सामने मलगजे आसमान के पस बंदर में घोड़े का हयोला नमूदार हुआ। इसकी पुश्त पर भी कुछ था ज़रूर, लेकिन इसे घुड़सवार नहीं कहा जा सकता था। कोई बोरी सी लदी हुई थी। मैं मुंतज़र रहा। धीरे धीरे हयोला वादा होता गया। घोड़ा मकान की सिमत में ही आ रहा था और बहुत कम रफ्तार से दौड़ रहा था। मकान के करीब पहुंचने तक इसकी रफ्तार कुछ और कम हो गई। अब मैं देख सकता था कि घोड़े के पुश्त पर कोई शख्स एक बाजू घोड़े गर्दन में हमाल किए औंधा लेटा था, लेकिन वो रोहिल नहीं हो सकता था, क्योंकि रोहिल का घोड़ा सफ़ेद था जबकि एक घोड़ा गहरे रंग का मालूम होता था। खबरदार, वहीं रुक जो, मैंने ललकारा। सवार यकीनन होश में था, क्योंकि मैंने इसका दूसरा बाजू हरकत में आते देखा था। इसने लगामें खींचकर घोड़े को रोक लिया। वो मेरी गन की ज़रूरत में था। कौन हो तुम? मैंने कदरे गोसीले लहजे में पूछा। सवार घोड़े पर सीधा होकर बैठ गया और आवाज़ की सिमत देखने लगा। वो अभी तक मुझे नहीं देख पाया था। मैं अब भी खुरली की ओट में ही था। मकान के चारों तरफ लकड़ी का मजबूत जंगला मौजूद था। बाड़े और मकान दोनों के गिर्द ये एक हिफाजती फसील का काम देता था। इसके दरवाजे में इस वक्त ताला पड़ा हुआ था। सवार जंगले से बाहर ही था। फिर आखिर वो बोल उठा, लेकिन इसकी आवाज़ करह से मुशाबह थी। अफजल यार, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो रोहिल था। शरीर से कोई हादसा पेश आ गया था। मैं उठ खड़ा हुआ। माउज़र मैंने नेफे में अड़स लिया। चाबियों का गुच्छा मेरी जेब में मौजूद था। ताला खोलकर मैं तेज़ी से बाहर घोड़े के करीब पहुंचा। वो वाकई रोहिल का सफ़ेद घोड़ा नहीं था। कम अज़ कम मैंने वो घोड़ा इससे पहले वहाँ नहीं देखा था। वो स्याह चमकीले रंग का एक खूबसूरत और तवाना घोड़ा था। रोहिल के सफ़ेद घोड़े से भी ज़्यादा तवाना और खूबसूरत। रोहिल दांत भींचते हुए कहा, फिर बोला, बहुत तकलीफ़ हो रही। हुआ क्या है? मैंने इसका हाथ थामते हुए पूछा। इसने संजीदगी से अंदाज में लगाम को हाथ में जकड़ा हुआ था। मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। अल्फाज गोया इसके दांतों से रगड़ खाते हुए बरामद हो रहे थे। कैसे? मैंने तशवीशज़दा लहजे में पूछा। घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर गिर पड़ा था और मेरी टांग इसके नीचे आ गई थी, इसने कराहते हुए बताया। लेकिन अफजल यार, खुदा के लिए फ़िलहाल सवाल जवाब छोड़ो और मुझे अंदर ले चलो। घोड़े से उतारो। वो यकीनन बड़ी मुश्किल से तकलीफ ज़ब्त कर रहा था। कौन सी टांग टूटी है? मैंने पूछा। बाएं, इसने जवाब दिया। मैं इसके घोड़े के लगाम थाम कर अंदर ले आया और इसे इस तरह पुश्त पर लाद कर घोड़े से उतार करके इसकी मजरूह टांग को ज़रा सा भी धचका न लगे। ये खासा मुश्किल काम था। मैं इस कमरे में ले गया। तब मुझे एहसास हुआ कि रोहिल ख़ान का हुलिया भी बदला हुआ था। वो घर से गया था तो न सिर्फ इसका घोड़ा सफ़ेद था, बल्कि इसकी शलवार कमीज़ भी मोतिया से रंग की थी। लेकिन अब इसके जिस्म पर चमड़े की स्याह जैकेट, पैंट और शर्ट थी। तीनों चीज़ें स्याह रंग की थीं। पैरों में शिकारियों जैसे फुल बूट थे और ढीली ढाली पतलून के पांचे इसने बूटों ही में अड़स रखे थे। बस एक स्याह निकाब की कमी थी, वरना वो मुकम्मल तौर पर पुरानी मैक्सिकन और वेस्टर्न फिल्मों का डाकू मालूम होता था। इसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। पतलून तो मिट्टी में भी लिथड़ी हुई थी। मैंने बड़ी एहतियात से इसे आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कई मिनट में नहायत आहिस्ती से मैंने इसके जूते उतारे। मुझे मालूम था ज़रा भी हिलने जुलने से इसकी तकलीफ़ में इजाफा होगा। फिर मैंने इसकी मजरूब टांग का पांचा ऊपर चढ़ाकर मुआयना किया। पिलने की हड्डी बिलाशुबा टूट चुकी थी, लेकिन गनीमत था कि गोश्त नहीं फटा था। टांग में खम ज़रूर नज़र आ रहा था, लेकिन खाल सलामत थी। वो कराहते हुए तेज़ सरगोशी के अंदाज में बोला, कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है, सिंपल फ्रैक्चर है। वो खुद भी अपना मुआयना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार तकलीफ़ से आंखें बंद कर लेता था। इसी आलम में वो कराहते हुए अटक अटक कर बोला, हड्डी टूटे ज़्यादा देर नहीं गुजरी, अभी ये आसानी से जुड़ जाएगी, लेकिन ये काम मैं अपने हाथों से नहीं कर सकता। पहले तुम दवाओं वाली अलमारी से चंद ज़रूरी चीज़ें और दवाएं निकाल लाओ, फिर जिस तरह मैं कहूँगा इस तरह करते जाओ। ये काम तुम्हारे हाथ से होगा तो मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर जाऊँगा। मैं अपने हाथ से हड्डी सही नहीं बिठा सकूँगा। इसकी हदायत के मुताबिक मैं अलमारी से लकड़ी के चंद खचियाँ पट्टियों के रोल और दवाएँ निकाल लाया। एक देसी से तेल की शीशी थी। इसने हदायत की कि पहले मैं उन्हें नहायत आहिस्ती से इसकी पूरी पिंडी पर मल दूँ। इसका कहना था वो क्रेल हड्डी जोड़ने के मामले में अंग्रेज़ी दवाओं से बेहतर था। मालिश करने के बाद इसने मुझे सब्र आज़मा मरहला शुरू करने का हुक्म दिया और इशारे से बताया कि किस तरह मैं इसकी खम खाई हुई टांग को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करूँ। मैंने इसकी हदायत पर अमल शुरू किया तो इसने दांत सख्ती से भींच लिए और इसके चेहरे पर पसीना यूँ फूटने लगा गोया कोई भीगी हुई रुई को धीरे धीरे दबा रहा हो। लेकिन इसमें शक नहीं था कि कुव्वत बर्दाश्त इसमें भी बला की थी। बिलाखिर वो हाथ उठाते हुए घुटी घुटी आवाज़ में बोला, बस हड्डी बैठ गई है। फिर इसने इशारे से बताया, इस पर यहाँ लकड़ी की पट्टियाँ रखो और बैंडेज नहायत एहतियात से इस हद तक कस के बांध दो कि दौरान खून ना रुकने पाए। बहुत सी पट्टियाँ लपेट दो। मैंने इसकी हदायत पर अमल किया। बड़े सब्र आज़मा अंदाज में काम ख़त्म हुआ
बैंडेज की गई तहें जमाने और गिरहें लगाने के बाद मैंने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और इसकी आंखें बंद थी। चंद लम्हे बाद इसने आंखें खोली और मुस्कुराने की कोशिश की। इस कोशिश में से कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। समझो ये देसी किस्म का प्लस्तर चढ़ गया है, इंशाल्लाह 12-15 दिन में हड्डी जुड़ जाएगी। वो अटक अटक कर बोला, अब मुझे इन्फेक्शन से बचाने और दर्द कम करने के लिए कुछ गोलियां दे दो। इसने गोलियों के नाम मुझे बताया। मैंने पानी के गिलास के साथ वो गोलियां इसे दे दी। गोलियों ने ज़ाहिर है फौरी तौर पर तो असर शुरू नहीं किया था, लेकिन नफ्सियाती तौर पर इसे सुकून मिल गया और इसके अज़ियत ज़्यादा चेहरे पर थोड़ी सी तमानियत आ गई। लेकिन मैं एक टिक इसकी तरफ देख रहा था और ज़ाहिर था मेरी आंखों में सवालात थे, लेकिन वो मेरे सवालात से नज़र चुराते हुए गोया कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने महसूस किया कि अंदर ही अंदर खौफज़दा और परेशान था। टांग के मसले और तकलीफ़ ने कुछ देर के लिए इसकी तवज्जो किसी असल मसले की तरफ से हटा दी थी, लेकिन अब टांग के बारे में ज़रा तमानियत मुयसर आते ही इसके जहन में वो मसला उभर आया था। बात क्या है? मैंने इसकी टांगों में झांकते हुए पूछा। तुम्हें कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही? इसकी आवाज़ गैर इरादी से अंदाज में राजदाराना सरगोशी में ढल गई, हालांकि आसपास कोई और सुनने वाला मौजूद नहीं था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की थी। मुझे अंदाज़ा था कि रोहेल ने भी कुछ कम वीरानों की खाक नहीं छानी थी। हसीन यकीनन इसकी भर तेज़ थी, हंसें यकीनन इसकी भी तेज़ थी, लेकिन इसे मेरे बारे में भी बहुत से अंदाजे हो चुके थे। वो मुझसे तस्दीक चाहता था। मैं कोई आवाज़ तो ना सुन सका, लेकिन मेरी नामालूम हंस बता रही थी कि वहाँ से दूर कहीं कोई हलचल ज़रूर थी। शायद मेरी इस हिस्स ने कुछ देर पहले मुझे मुस्तरब कर रखा था। फिर यह हिस्स शायद मुझे आगाह करने की कोशिश कर रही थी कहीं कुछ गड़बड़ थी। रोहेल के साथ कुछ हो रहा था, लेकिन जाहिर था कि हिस्स के पैगामात इतने वाज़ेह नहीं थे। मैंने साफ तौर पर नहीं समझ सकता था। नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मैंने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लेते हुए जवाब दिया। मेरी तस्दीक से शायद इसे ज़रा इत्मीनान हुआ है। गहरी सांस लेकर इसने गाँव तक की और पलंग के सराहने वाले तख्ते टेक लगा लिया। अब वो मुझसे नज़र चुरा रहा था। मैंने एक कपड़े से हाथ पोंछते हुए ठहरे ठहरे लहजे में कहा, क्या अब भी तुम मुझे असल कहानी नहीं सुनाओगे रोहेल खान? वो बहुत धीमे लहजे में बोला, मेरा ख्याल है इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम्हारा जहन यकीनन बहुत से ताने बाने बुन रहा होगा। काश मैंने तुम्हें आज दोपहर ही जाने दिया होता, लेकिन नहीं, तुम्हारा रुकना शायद मेरे हक़ में बेहतर ही था। अगर तुम इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते तो ये काम कौन करता? इसने टांग पर लिपटी पट्टियों की तरफ इशारा किया। एक बार फिर इसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ़ से इसके चेहरे के उजलात खुंच कर रह गए। तकलीफ़ की लहर ज़रा दबी तो वो बोला, क्या तुम्हारा हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है? हाँ, शायद इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं सच्चाई को पसंद करता हूँ, ख़ुसूसन वो लोग जिन्हें मैं दोस्त समझता हूँ और जो मुझे दोस्त कहते हैं। अगर वो भी मेरे साथ सच ना बोले तो मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है। मेरा इनकी कोई मदद करने का कतन दिल नहीं चाहता और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस वक्त मदद की सख्त ज़रूरत है। हाँ, इसने तस्लीम किया, लेकिन मुझे डर है अगर मैंने तुम्हें हकीकत बता दी तो मेरी मदद करना तो दरकिनार, कहीं मुझे दोस्त समझने का फ़ैसला भी ना वापस ले लो। ऐसा नहीं होगा। हकीकत ख्वाह कितनी भी तलख और बदसूरत है, लेकिन तुम इसे बयान कर दो। क्योंकि तुमने इसमें ताख़ीर कर दी, लेकिन अब भी वक्त है। अब भी सच बोल दो कि तो मेरे दिल से हर बदगुमानी दूर हो जाएगी और तुम मेरी नज़र में अच्छे ही रहोगे। अच्छा रहना तो मुश्किल है, वो गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन मैं बहरहाल हकीकत बयान कर देता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं एक डाकू हूँ। मुझे सिर्फ शुबा हो रहा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में इसे झुटलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जवाब दिया, तुमने कहा है ना, हकीकत ख्वाह कितनी भी तलख और बदसूरत हो, मैं इन्हें इसे बयान कर दूंगा। इसने गोया मुझे याद दिलाया, एक गिरोह से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपनी ये आवाज़, हैसियत और छोटे से ज़मींदार वाला रूप बरकरार रखा हुआ है। मेरा असल रूप यही था, डाकू मैं बाद में बना था। वो एक अलग और तवील कहानी है, इस वक्त नहीं सुनाई जा सकती। ताहम मैं ये एतराफ़ ज़रूर करूँगा कि मुझे डाकू बनाने में जालिम माशरे वगैरह का कोई हाथ नहीं था। मेरे साथ किसी ने कोई ऐसे जुल्म सितम नहीं किए थे कि मैं तंग आकर डाकू बन जाता। बस मैं अकेला था, ना समझ था। मुझसे कुछ गलतियाँ सरदर्द हुई, कुछ गलत लोगों से आशनाई हुई, कुछ ख्वाब जहन में शुरू से बैठते हुए जिनकी ताबीरें मिलते कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। ये सारी बातें यकजा हो गई और मैं धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसमें मेरे ख्याल में ताकत और दौलत मेरी मुंतज़र थी। यह भी एक ख्वाब ही था, धोखा ही था। जिस सतह का मैं डाकू बन गया वो मामूली नहीं थी। इसके बावजूद मेरे पास ज़्यादा दौलत जमा नहीं हो सकी। एक जगह महफूज है, मैं इसके मज़ीद बढ़ने के इंतज़ार में था। मेरा ख्याल था एक ना एक दिन मेरे पास इतनी दौलत हो जाएगी जितनी मैं चाहता हूँ, इसके बाद मैं ये लाइन छोड़ दूँगा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ये एक नाकाबिल यकीन सी बात है कि ज़्यादातर डाकुओं के पास इतनी दौलत नहीं होती जितनी लोग समझते हैं। क्यों नहीं होती, ये एक अलग कहानी है। फ़िलहाल हम इस बात पर बात नहीं कर सकते। मैं एक टिक इसकी तरफ देख रहा था। वो नज़र झुकाते हुए बोला, तुम ये जानकर सदमा हुआ ना कि मैं एक डाकू हूँ? हाँ, मैंने एतराफ़ किया। जिस तरह जंगलों में बड़े खूबसूरत और नफीस फूल खिले नज़र आते हैं, मैं यही समझा था कि इत्तफाक से मुझे भी इस फ़िराने में एक नहायत ज़हीन, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, नफीस और शाइस्ता इंसान मिल गया है। क्या महज इस इंकिशाफ से मेरी ये सब खूबियाँ ख़त्म हो गई कि मैं एक डाकू हूँ? इसने अफसरदगी से मेरी तरफ देखा। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे तसव्वुरात को शदीद धचका ज़रूर लगा है। लेकिन खैर, तुम पूरी बात ज़रूर सुनो। मैंने कहा, इससे पहले भी मैं तुम्हारे सामने 2 मरतबा डेरा हिस्साम गया था, तो 2 छोटे मोटे डाकू में हिस्सा लेने गया था। डेरा हिस्साम के करीब ही हमारा एक अड्डा है। मैं वहाँ लिबास और घोड़ा तब्दील करता था। यहाँ अगर किसी दूसरी सवारी में बैठकर जाना बेहतर होता तो इस पर बैठते थे। काम से फारिग होकर मैं अपना हिस्सा लेकर इसे एक ख़ास जगह पर पहुँचा कर हुलिया तब्दील करके यहाँ पहुँच जाता था।
मैं जब अकेला होता था तब भी कभी इसी हुलिये में यहाँ नहीं आया। मैंने अपनी दोनों शख्सियतों को अलग रखने की हमेशा हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। इसके होंठ खींच कर रह गए। फिर वो आंखें खोलते हुए बोला, क्या अजीब इत्तेफाक है कि ये राज खुलना भी था तो तुम्हारे सामने, और वो भी ऐन इस वक्त जब तुम जाने की तैयारी कर रहे। फिर वो आहिस्ते से सर हिलाते हुए बोला, लेकिन शायद ये भी अच्छा ही हुआ। आज क्या हुआ था? मैंने पूछा। हाईवे पर हम एक बस को रोककर मुसाफिरों को लूट रहे थे कि इत्तफाकन पुलिस इधर आ निकली। इसकी आवाज़ कुछ और नीची हो गई। वो हाईवे का वो हिस्सा था जो जामी नगर वाले जंगल के करीब से गुजरता था। वहाँ मीलों तक कोई था ना, कोई पुलिस चौकी नहीं। पुलिस की आमद का वहाँ कोई ख़तरा नहीं था। महीने में एक आध मरतबा अगर कभी गश्ती पुलिस वाले गुजरते भी थे तो वो अमूमन बड़ी पिकअप या जीप में होते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले घोड़ों पर थे और हमें इनकी आमद की कोई इत्तला नहीं थी। पुलिस को अगर कहीं आना होता है तो आमतौर पर हमें इसकी इत्तला होती है। घड़ सवार पुलिस वैसे भी सिर्फ इस वक्त आती है जब इन्हें जंगल में किसी मुहिम पर जाना होता है। वो मालूम नहीं किस चक्कर में जा रहे थे। इनकी अमलदारी भी नहीं थी। पुलिस वाले तो अपनी अमलदारी में भी कोई वारदात होते देखकर अक्सर नज़र चुरा जाते हैं। वारदात हो चुकने के बाद ज़रा तैयारियों और तज़्वो को एहतशाम से आते हैं। हमने इस दौरान एक प्राइवेट गाड़ी भी रोक ली थी। इसके ड्राइवर ने एक फायर कर दिया। बस इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। अब इसके लहजे से शर्मिंदगी का तासुर भी कम हो गया और तकलीफ़ की झलक भी। वो बात जारी रखते हुए बोला, हमने बस और प्राइवेट वैन के मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार लिया था। इन्हें क्लाशनकोव 4 रिवाल्वर से कवर करके माल जमा कर रहे थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कोई फायर करने की जुर्रत करेगा। हमें इस ड्राइवर के पास रिवाल्वर नज़र भी नहीं आया था। इसने शायद पुलिस को आते देख लिया था, इसलिए इसे शह मिल गई थी। हंगामा शुरू होने के बाद हमने भी पुलिस वालों को देख लिया और वह तादाद में 15-16 होंगे, और जो उनकी क़यादत कर रहा था वो यकीनन इंस्पेक्टर था। मैंने टार्च की रोशनी में से अच्छी तरह देखा था। मोटी मोटी मूँछों वाला एक बारोब गोरा चिट्टा शख्स था। मालूम नहीं किस इलाके के थाने से इसका ताल्लुक़ था। वो इस इलाके का आदमी मालूम नहीं होता था। इसके बावजूद ना जाने क्यों इस वारदात में कूद पड़ा। वरना होता तो ये है कि इन इलाकों में कहीं कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, इनमें से किसी चौकी पर अगर कोई मरता खपता किसी वारदात की खबर लेकर भी जाए तो पुलिस वाले 2 दिन तो यही तय करने में गुजार देते हैं कि वो इलाका किस चौकी की हदूद में आता है। ये बातें मेरे लिए नई नहीं थी। अब तो शायद ये बातें हमारे यहाँ आने वाले गैर मुल्कियों के भी नई नहीं रही थी। रोहिल खान चेहरे से पसीना पहुँचने के बाद एक बार फिर गोया कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। सकूत आखिर शब इसी तरह बरकरार था। कदरे मुतमईन होकर इसने सिलसिला कलाम जोड़ा। खैर, सारा मामला भगदड़ और अफरा तफरी में ख़राब हो गया। हम सब तितर बितर हो गए। जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला, लेकिन पुलिस वालों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अजीब बात यह थी कि डेरा हिसाम खान की तरफ जाने वाले रास्तों पर रेंजर्स की गाड़ियां गश्त कर रही थी। हमारे कई साथी और मैं खुद इनके हत्थे चढ़ते बचे। शायद ये कोई और ही ऑपरेशन या इसी किस्म का कोई दूसरा सिलसिला था जिसकी जद में इत्तफाकन हम आ गए थे। हर खबास से मुब्तला इंसानों पर एक ना एक वक्त तो ऐसा आता ही है। मैंने मुलामत से कहा, मेरा ख्याल था कि मैं वो वक्त आने से पहले इस दलदल से निकल जाऊँ। खैर, बाकी लोगों का तो मुझे मालूम नहीं कि बाद में क्या हुआ, लेकिन मेरे पीछे तो वही इंस्पेक्टर भूत की तरह लग गया था। इसके साथ शायद एक सिपाही भी था। वो इस इलाके से वाकिफ़ मालूम होते थे। बहुत देर वो मेरे ताक़ुब में रहे, लेकिन आखिरकार मैं इसे डॉज देने में कामयाब हो गया और वो बहुत पीछे रह गए। बल्कि फिर मेरा घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। शुक्र है घोड़े की कोई हड्डी नहीं टूटी, वरना मैं इस सवारी से भी महरूम हो जाता और वहीं पड़ा रह जाता। अब मसला ये था कि मैं डेरा हिसाम खान की तरफ भी नहीं जा सकता था। वहाँ फ़िलहाल ख़तरा ज़्यादा था। मुझे फ़ौरी तिब्बी इमदाद की भी ज़रूरत थी। चुनाचे मेरे लिए यहाँ आने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है जल्द या बदीर वो इस तरफ आएंगे ज़रूर। इस पूरे इलाके में मेरे डेरे के अलावा कोई ऐसी मुनासिब जगह नज़र नहीं आती जहाँ कोई डाकू छुप सके। वारदात तो नाकाम ही रही होगी। तुम्हारे पास लूट का माल तो नहीं है ना? मैंने इसकी बात काटते हुए पूछा। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसने कमज़ोर सी आवाज़ में जवाब दिया। कोई मुसाफिर हलाक या ज़ख्मी तो नहीं हुआ? मैं कुछ कह नहीं सकता, वो हिचकिचाहट से बोला। गोलियाँ तो वहाँ काफ़ी चली। ड्राइवर का गोली चलाना बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। रोशनी वहाँ न होने के बराबर थी और फायरिंग शुरू होते ही हम लोगों ने टार्चें वगैरह बुझा दी थी। पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सबको जान बचाने की फ़िक्र पड़ गई। शुक्र है थानेदार मेरा चेहरा नहीं देख सका। मेरे चेहरे पर ढाटा था। इंस्पेक्टर मेरे ताक़ुब में चला तो इससे दूर रखने के लिए मुझे भी काफ़ी फायरिंग करना पड़ी। हत्ता कि मेरे पास मैगज़ीन भी ख़त्म हो गया और कुछ दूर आने के बाद क्लाशनकोव भी मेरे हाथ से गिर गई। मैं इसे उठाने के लिए भी नहीं रुका था। वो खामोश हो गया। मैंने एक टिक इसकी तरफ देख रहा था, लेकिन मेरा जहन कहीं और था। मैं चश्मे तसव्वुर में से इस सारी सूरत हाल को देखने की कोशिश कर रहा था जिससे गुजर कर आ रहा था। इसने पहलू बदलने की कोशिश की और इस कोशिश में बेख्तियार करा उठा। दर्द की लहर ज़रा दबी तो वो एक बार फिर चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोला, मैंने इस इंस्पेक्टर को आज पहली बार देखा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो कोई बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का पुलिस ऑफिसर है। मुझे यकीन है वो कब्र तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया में अनहोनियाँ भी होती रहती हैं। बाद इंतहाई बदनाम महकमों में इंतहाई फ़र्शनास लोग भी मौजूद हैं जो बाज़ औक़ात नाकाबिल यकीन मिसालें कायम कर जाते हैं। मैंने कहा, मेरा दिल कहता है वो ऑफिसर इन्हीं में से एक है। इसने मौत की परवाह किए बगैर मेरा ताक़ुब जारी रखा। वह इंतहाई नडर और जान पर खिल जाने वाला शख्स मालूम होता था।
वो यहाँ तक ज़रूर आन पहुँचेगा और मैं इस हाल में हूँ। इसने पट्टियों में लिपटी टांग की तरफ इशारा किया। फिर मैं एक टिक इसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर इसने गोया इरादा मुलतवी कर दिया। इसके चेहरे पर जर्दी सी छाने लगी। तुम जो कहना चाहते हो कह डालो, इरादा मुलतवी मत करो। मैंने कहा। नहीं, वो थके थके से लहजे में बोला। तुम मुझे खुद गर्ज समझोगे, इससे बेहतर है मैं गिरफ्तारी और मौत के ख़तरे को ही कबूल कर लूँ। तुम बोलो तो सही। मैंने इसरार किया। मैं तुम पर अपना कोई एहसान नहीं समझता और ना ही इसका बदला चाहता हूँ। मेरे बहुत इसरार पर वो हिचकिचाते हुए बोला, बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सका तो ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा, लेकिन जैसा कि तुम कह रहे हो कि वो एक फ़र्शनास ऑफिसर मालूम होता था जो अपनी जान पर खेल कर तुम्हारा ताक़ुब कर रहा था। मैं किसी फ़र्शनास ऑफिसर को हलाक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इसको कत्ल करने के लिए नहीं कह रहा। रोहिल बोला, मैं इसे सिर्फ मिस गाइड करना चाहता हूँ। इसने मेरी शक्ल तो देखी नहीं। इसकी नज़र सिर्फ स्याह घोड़े पर सवार एक स्याह पोश को तलाश कर रही हैं। अगर तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे स्याह घोड़े पर सवार होकर एन इस वक्त यहाँ से निकलो, जब वो करीब पहुँचने वाला हो तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। मैं एक टिक इसकी तरफ देख रहा था। वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बात जारी रखते हुए बोला, अगर वो यहाँ आएगा भी तो एक माजूर को लेटा हुआ देखेगा। मैं इसे बताऊंगा कि मैं तो 2 दिन से यहाँ साहिब फराश हूँ। एक नौकर मेरी देखभाल कर रहा था जो इस वक्त गाँव गया हुआ है, सुबह आ जाएगा। मैं इसे यह भी बताऊँगा कि डाकू यहाँ आया था, लेकिन यहाँ छुपने की कोई मुनासिब जगह न देख कर मेरी जान छोड़ कर आगे रवाना हो गया। मुझे यकीन है वो घोड़े के सीमों के निशानात देखता हुआ तुम्हारे ताक़ुब में रवाना हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? मैंने स्पॉट लहजे में पूछा। तुम एक आध दिन इसे इधर उधर घुमाने फिराने के बाद गुच्चा देकर यहाँ वापस भी आ सकते हो या किसी और तरफ भी निकल सकते हो। और नक्शा तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारी वापसी या किसी महफूज मकाम की तरफ निकलना मुश्किल हो रहा है और ख़तरा तुम्हारे करीब पहुँच रहा है तो इस सड़क की तरफ निकलने की कोशिश करना जो हाईवे से हासिलाबाद की तरफ आ जाती है। इस सड़क पर हासिलाबाद डेरा हिसाम के दरमियान एक जगह है जिसे जानू का अड्डा कहते हैं। वो एक तरह से रेस्टोरेंट भी है, ट्रकों का अड्डा भी है और ड्राइवरों के लिए वहाँ एक बड़े से कच्चे हाल में मुसाफिर खाना टाइप जगह भी है। जानू इस अड्डे का मालिक है। कभी कभार हमारे गिरोह के आदमी इसके यहाँ पनाह लेते रहते हैं। वो हमारा ख्याल करता है। मेरा नाम लेकर तुम इसके पास पनाह ले सकते हो। अगर तुम ज़रूरत महसूस करो तो इसके यहाँ चले जाना। हो सकता है इसके यहाँ तुम्हारे लिए इस घोड़े और स्याह लिबास से छुटकारा पाने का भी बंदोबस्त हो जाए। इससे कह देना तुम मेरा ख़ास आदमी हो, एक तरह के पार्टनर। मैंने गैर इरादी तौर पर आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो गोया कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें एक और ज़रूरी बात बता दूं। अब तुमसे कोई बात ज़रा राज रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, मेरे दिल पर कोई और खराश डालनी है तो डाल लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि माकू चापर दरअसल मैं ही हूँ। इसने नहायत धीमे लहजे में कहा। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर कुछ रसीद कर दिया था। मैं एक टुक उसकी तरफ देख रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। यह महज इत्तफाक है और तुम खुद ही कह चुके हो कि ये दुनिया इत्तफाक दर इत्तफाक की लामुतनाही भूल भलाइयों में भटक रही है। ना जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा तवील नहीं होगी, लेकिन बहरहाल जब तक भी ज़िंदा रहा आपका एहसान मंद रहूँगा। फिर जैसे इसे कुछ ख्याल आया और ज़रा चौंकते हुए बोला, अभी आपने तस्दीक तो की ही नहीं है कि आप मेरी मदद करेंगे या भी नहीं। मैंने खुद ब खुद आप ही का जवाब इस्बात में फ़र्ज़ कर लिया है। अच्छे भले दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात करते करते न जाने क्यों यकदम इसके दिल में मेरा एहतराम उमड़ आया था और इसने मुझे आप जनाब से मुखातिब करना शुरू कर दिया था। मैं इस तब्दीली की वजह समझने से कासिर था। मैंने कहा, दोस्तों को दोस्तों पर ऐसा ही मान होना चाहिए। इन्हें पहले इसे यकीन होना चाहिए कि वो जब दोस्त से कुछ मांगेंगे तो उसका जवाब इस बात में होगा। तुम्हारी तो खैर अब बात भी कुछ और हो गई है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए अजनबी भी होते और इस हालत में मुझसे मदद की दरख्वास्त करते जिस हालत में तुम इस वक्त पड़े हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता। लेकिन जिस मदद की मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस पर जान का भी ख़तरा है। इसने गोया मुझे एहसास दिलाया। कोई बात नहीं, कई बार तुम्हारे इस खादिम ने अजनबियों के लिए भी जान को ख़तरे में डाला है। तुम्हारी फरमाइश कोई बड़ी फरमाइश नहीं है। मैंने कहा, अफजल भाई आप वाकई कुछ अजीब से आदमी हैं। वो गर्दन ज़रा तिरछी किए मेरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ अजीब तो मैं हूँ। मैंने बिला तामुल कहा। वो धीरे से हंसा मगर फिर कराह कर रह गया। मैंने महसूस किया है कि टूटी हुई टांग की तमाम तर तकलीफ़ के बावजूद अब इसके एहसाब कुछ ढीले पड़ रहे थे। ये जवाब इस्बात में पाकर यकीन इसे बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ था। मैं जो कहना चाहता था मेरे ख्याल में इसका मुनासिब मौका यही था, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारी तजवीज़ पर अमल करूँगा। मैंने कहा, वो क्या? वो चूँका वो ये कि अगर तुम इस चक्कर से बखैर आफ़ियत निकल गए और तुम्हारी टांग भी ठीक हो गई तो फिर ख्वाह मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तुम डाका जर्नी छोड़ दोगे। माकू चापर का किरदार तख्लीक भी तुमने किया था, अब तुम खुद ही इसे कहीं दफन भी कर देना। मैंने कहा, ओह। इसने गहरी सांस ली जैसे इसे इससे ज़्यादा मुश्किल फरमाइश की तवक्का थी। आपको ये सुनकर शायद हैरत होगी कि एक बार तो पुलिस भी माकू चापर को दफन कर चुकी है। आप मुझसे इसकी सिर्फ फ़र्ज़ी तदफीन की फरमाइश कर रहे हैं। पुलिस ने उसे सचमुच दफन कर दिया है। क्या मतलब? मैंने तेज़ी से कहा। इन्होंने बहुत से हल ना होने वाले केस माकू चापर के खाते में डाल रखे थे। फिर एक रोज़ पुलिस मुकाबले में न जाने कौन बदनसीब इनके हाथों मर गया। मालूम नहीं पुलिस मुकाबले में मरा था या कोई और चक्कर था। इन लोगों से कुछ बाइद नहीं होता। बहरहाल इन्होंने इस डाकू को या जो कोई भी वो था
इसे माकू छापड़ करार देकर दफन कर दिया। इनामात और सर्टिफिकेट भी वसूल कर लिए। वो तो बाद में इस बेचारे को लवाहिकीन ने कुछ हिम्मत कर ली और उठ खड़े हुए। तब इस मामले के नए सिरे से तफ्तीश शुरू हुई और बड़े ढक्के छुपे उसे अंदाज में तस्लीम कर लिया गया कि वो माकू छापड़ नहीं था। माकू छापड़ के बारे में दरहकीकत पुलिस को भी कुछ मालूम नहीं, बस ये एक नाम है जो गर्दिश कर रहा है, इसने बताया। लेकिन तुम इसके नाम भी मिट्टी में डाल दोगे और इसके कामों पर भी। मैंने कहा, कुदरत ने तुम्हें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तुम्हारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, ज़ाती मकान है, काबिल रश्क जवानी है और तुम दुनिया के जलील किस्म के हंगामों से दूर इस गोशे आफियत में बैठे हो। तुम चाहो तो इस ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हो। इसे बदसूरतियों के जहन्नम में मत फेंको। तुम खुद ही कह चुके हो कि डाकुओं के पास ज़्यादा दौलत भी नहीं होती, तो फिर किस लिए कर रहे हो ये सब कुछ। मैं मुख्तसरन आपको बता चुका हूँ कि बहुत से अवामिल थे जिन्होंने मुझे इस चक्कर में फंसा दिया। मेरे ख्वाब थे, गलत सोहबत थी, कुछ लोग थे जिनके हाथों में इस्तेमाल हो गया, मेरी ना समझी थी और ना जाने क्या कुछ था। तफसील में जाने का अब वक्त भी नहीं है और फ़ायदा भी कुछ नहीं। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तफसील में जाने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे अंदाज़ा हो गया है। मैंने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बेशुमार बदनसीबों की कहानी है। बहरहाल इनमें से कुछ अवामिल अब भी ऐसे हैं जो मुझे माकू छापड़ से दोबारा खालिस रोहिल ख़ान बनने नहीं देंगे। ये चीज़ इनके मुफाद में नहीं होगी, वो मुझे इसकी सज़ा देंगे, मेरी ज़िंदगी अजीरन बना देंगे। इसके बावजूद तुम्हें यह काम करना होगा। मैंने इसरार किया। मैं आपकी फरमाइश से भी पहले ख़ुद इस मौजू पर सोच रहा था। इस सिलसिले में गौर कर रहा था कि मैं इस किरदार से और इसके आमाल से जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये लानत के तोक की तरह मेरे गले में पड़ गया है। लानत के इस तोक को तुम खुद ही गले से उतार सकते हो, कोई और आकर नहीं उतारेगा। मैंने कहा, इस सूरत में ये जगह जिसे आप गोशा आफियत और जन्नत वगैरह करार दे रहे हैं, यही मेरे लिए जहन्नम बन जाएगी। आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए मुझे ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं गायब होना पड़ेगा, पाताल में उतरना पड़ेगा, जहाँ कोई भी शिकारी कुत्ता मेरी बू को सूंघता हुआ ना पहुँच सके। वो बोला, कोई बात नहीं, ये भी कर गुजरना। जब इंसान किसी भी वजह से जिल्लत और बुराई की दलदल में झा धंसता है तो दोबारा अच्छाई और सच्चाई तक पहुँचने के लिए इसे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। कभी कभी ये कीमत बहुत ज़्यादा भी होती, कभी कभी अदायगी नक़द जाँ की सूरत में भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर इंसान एक बार सच्चे दिल से सिर्फ अज़म कर ले तो ये सौदा ना तो महंगा नज़र आता है और ना ही मुश्किल। बाज़ औक़ात कोई और अमदाद गैबी भी मैसर आ जाती है और सब काम आसान होते चले जाते हैं। वो एक टुक मेरी तरफ देख रहा था। मैंने ज़रा तअक्कुफ़ से कहा, अभी वक्त है, अभी तुम ये मरहला निस्बतन आसानी से सर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं, अभी तुम्हारे पैरों में ये भारी जंजीर नहीं है, अभी तुम्हारे लिए भागना फिर भी कुछ आसान है। इंतज़ार मत करो, दलदल तो आखिर दलदल है, तुम्हें बिलाखिर निगल ही जाएगी। वो मुस्कुराया। अपनी तमाम तकलीफ़ के बावजूद वो वाकई मुस्कुराने में कामयाब हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन करेंगे? इसने पूछा। मैं पहले भी तुम्हारी हर बात पर यकीन करता आया हूं। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब बात और है। अब मेरी ज़िंदगी में कोई राज नहीं है, कम अज़ कम आपके लिए। वो बोला, आप यकीन करें, आपकी नसीहत से पहले मैं ख़ुद यही सोच रहा था कि मुझे माकू छापड़ को अलविदा कह देना चाहिए, लेकिन मुझे ये काम बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। आपकी बातें सुनने के बाद कुछ आसान महसूस होने लगा। तो फिर वादा? हाँ, वादा है। मैंने इससे हाथ मिलाया। इसका हाथ तप रहा था, कुछ बुखार लग रहा था, इस समय तपिश भी महसूस हो रही थी। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हारे होलिये में यहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन इस हालत में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इत्तफाक से मैं मुहिम पर रवाना होने से पहले डेरा हिस्सा में एक शख्स से बात कर चुका था। वो सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वो पहले भी मेरे लिए हारी के तौर पर काम करता रहा है। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, वो सब कुछ संभाल लेगा। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो इंस्पेक्टर यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। मेरा इससे पीछा छूट जाए तो बाकी सब मसाइल से मैं निपट लूँगा। फिर वो ठोड़ी खुजाते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ आप इस वक्त यहाँ से रवाना हो जब इसके घोड़े की टापें सुनाई देने लगें, ताकि वो मेरे पास ज़्यादा ना ठहरे। जितना ज़्यादा देर ठहरेगा इतनी इसके जहन में शकूक पैदा होंगे। इसकी तुम फिक्र ना करो। मैंने बेपरवाही से कहा, बस तुमने तजवीज़ पेश कर दी है, इस पर अमल दरामद हो जाएगा। मैं इंस्पेक्टर को अपने पीछे लगा ले जाऊँगा, ज़रूरत पड़ने पर इससे निमट पे लूँगा। लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से तशवीश रहेगी। इस माजूरी की हालत में तुम इस वीराने में अकेले पड़े होगे। आप कतन परेशान ना हो, वो शख्स कल अलल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। इसे यकीनी तौर पर आना है। वो बोला, इसे तो मालूम नहीं कि यहाँ क्या सूरत हाल हो चुकी है, हो सकता है वो आने में सुस्ती कर जाए। मैंने अंदेशा जाहिर किया, नहीं, इसे ज़रूर आना है। वो बसूख से बोला, ये इसकी ज़रूरत है, इसी यकीन की बुनियाद पर तो ये तजवीज़ मेरे जहन में आई है, वरना मैं इतना ख़तरा मोल ले सकता था। सिर्फ चंद घंटों की तो बात है, इससे मिलती जुलती सूरत हाल में मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ। ठीक है, तुम मुतमईन हो तो मैं भी मुतमईन हो जाता हूँ। लाओ फिर ये स्याह कपड़े और पगड़ी वगैरह उतार दो, मैं तुम्हें कुछ और पहना देता हूँ। मैंने कहा, यह मुश्किल मरहला था, लेकिन बहरहाल सर हो गया। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। टापों की आवाज़ अब तक सुनाई नहीं दी थी। मैंने कहा, शायद इस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे ताक़ुब का इरादा ही तुरक कर दिया है। हम खाम खा फिक्र में दुबले हो रहे हैं। वो मुरब्बियाना अंदाज में मुस्कुराया। मैं इसे जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो पाताल तक मेरा पीछा करेगा। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए टार्च की तेज़ रोशनी में इसकी आंखों में झांका था। इसकी आंखें इस शेर की आंखें थी जिसके हाथों से इसका शिकार निकला जा रहा था। हाथों से नहीं, पंजों से। मैंने तस्दीक की। वो कराहने के से अंदाज में हंसा और बात जारी रखते हुए बोला,
अगर इसके रिवाल्वर में गोलियां ख़त्म ना हो गई होती तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होता, लेकिन तुम्हारे पास तो क्लाशनकोफ थी, तुमने इसे क्यों नहीं मारा? मैंने सवाल किया। इसी बात पर मैं हैरान हूँ, अभी तक हैरान हूँ, वो खोए खोए से लहजे में बोला। इसके एक लम्हे के लिए गोया बिल्कुल खाली उस जहन सा हो गया था। मैं बिल्कुल फ़ैसला नहीं कर सका कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे ही लम्हे मुझे पता चला कि वो अंधेरे में गायब हो चुका था। मुझे भी फ़ौरन टार्च बुझाना पड़ी, वरना दूसरे पुलिस वालों के राफलों से निकली हुई गोलियां मुझे छलनी कर जाती। शायद इसके बारे में तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त ही हो, शायद वो वाकई एक दयानतदार ऑफिसर हो, इसी वजह से इस पर ऊपर वाले की नज़र करम हो जो इसे बचा कर ले गई हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वजह कुछ भी हो, बहरहाल एक बात तो जाहिर है कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला भी दीगर सारे मामलों की तरह ऊपर वाले ही के हाथ में है। अभी से इसका तुम्हारे हाथ से या तुम्हारा इसके हाथ से मरना शायद इसको मंजूर नहीं था, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आएगा ज़रूर। रोहिल खान वसूख से बोला। वो तो खैर वैसे भी भगखाक किस्म का पुलिस ऑफिसर मालूम होता है, ना जाने किस खुराक की मदद से ताकुब कर रहा हो, लेकिन वैसे भी इस इलाके में भटकते हुए लोग आखिरकार यहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं। मेरी ये कुटिया लोगों के लिए गोया बैकरे समंदर में खड़े हुए लाइट हाउस की तरह है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो बोला। मुझे मालूम था इसे पहुँचने में कुछ देर लगेगी, इसीलिए तो मैं इतने इत्मीनान से बातें कर रहा था। बेशक जान हथेली पर लिए फिर रहा है, लेकिन एहतियात तो बहरहाल कर रहा होगा। इस इलाके में पुलिस वाले अव्वल तो डाकुओं का तवक्कुफ़ नहीं करते, अगर करते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि यहाँ किसी भी कदम पर मौत इस पर झपट सकती है। आपको जितना भी वक्त मुयस्सर है, इतनी देर के लिए ज़रा इस नक्शे पर एक नज़र डाल लें जो मैंने आपको दिया है। रात के अंधेरे में तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा, लेकिन दिन की रोशनी फैले तो आप निशानी को मदद से डेरा हिस्साम पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस नक्शे को बहुत गौर से देख चुका हूं और तकरीबन जहन नशीन कर चुका हूं। मैंने जवाब दिया, इस वक्त तो खुद को देखना चाहता। मैं लोहे की अलमारी में लगे हुए बड़े से आईने के सामने जा खड़ा हुआ और बदले हुए हुलिये में अपना जायज़ा लेने लगा। सर से पाँव तक स्याह लिबास और लंबे जूतों के साथ मैंने चेहरे पर ठाटा भी बांध लिया। अब रोहिल खान की जगह मैं खुद डाकू लग रहा था। रोहिल खान बोला, क्लाशनकोफ तो मुझसे रास्ते में गिर चुकी है, आप माउज़र ले जाए। नहीं, मैंने ज़रा सोचकर जवाब दिया। मेरे पास एक अच्छा रिवाल्वर, कुछ फाजिल गोलियां मौजूद हैं, मैं अपने पास सिर्फ वही रखूँगा। माउज़र को लिबास में छुपाना ज़रा मुश्किल होता है। मैंने नक्शा और रिवाल्वर दोनों ही चीज़ें अपने पास रख चुका हूँ। अचानक रोहिल खान तेज़ सरगोशी में बोला, आपने सुना? यहाँ सुनने को क्या रखा है? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और हम तनागन और हिम्मतन गोश हो गया। हवा का भूला भटका झोंका अपने दोष पर कुछ आहटे सी लाया था। फिर हवा का रुख बदल गया और ताहे में जैसी आवाज़ मालूम हो गई, लेकिन वो इतना पता ज़रूर दे गई थी कि वो काफ़ी दूर कोई घुड़सवार महवे सफ़र था और इसका रुख गालिबन इसी तरफ था। रोहिल खान को अब इंस्पेक्टर की आमद पर ख़तरे से ज़्यादा अपना अंदाज़ सही साबित होने पर फ़ख्र था। वो दाद तलब से अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना। मैंने कोई जवाब ना दिया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करता रहा। हवा के एक और झोंके के साथ टापों की निहायत हल्की आवाज़ गोया भटकती हुई हम तक पहुंची। आवाज़ अब भी इतनी मध्यम थी कि आम आदमी शायद इसे ना सुन पाता, लेकिन मेरी और रोहिल खान की समाज जंगलों वीरानों से बड़ी मानूस थी। मेरी तरह यकीनन इसने भी बरगो शजर तक की सरगोशियाँ सुनी थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद रोहिल खान बोला, हो सकता है कुछ आगे आने के बाद वो घोड़ा छोड़ दे और पैदल मकान की तरफ बढ़े। मकान की रोशनी तो उसे शायद नज़र आ ही चुकी होगी। वह बदस्तूर सरगोशी में बात कर रहा था, हालांकि आसपास हमारी बात सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैंने कहा। मैं पहले कुछ देर मकान के बाहर छुपकर सूरत हाल का जायज़ा लिया, फिर मुनासिब मौका देखकर बज़ाहिर मकान से निकलकर भागूंगा। मैंने इससे हाथ मिलाया। एक लम्हे के लिए मेरा हाथ थाम में मेरी तरफ देखता रह गया, फिर बैठी सी आवाज़ में बोला, मेरा सगा भाई भी होता तो शायद इस मौके पर मेरा काम ना आता। इन बेकार बातों को छोड़ो, मैंने कहा, और काम की बात सुनो। अभी तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि कब तक इधर भटकता फिरूं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर कभी तुम्हारा लाहौर आना हो तो किसी भी वक्त किसी कारोबारी शख्स से मेरा अता पता मालूम करके आ जाना। लेकिन एक छोटी सी तस्हीह मैं करना चाहूँगा। मेरा नाम अफजल खान नहीं, अफजल चौधरी है। किसी कारोबारी आदमी से चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दफातर का पता पूछ लेना। वो गहरी नज़र से मेरी तरफ देखकर सर हिलाते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि आप इतने मामूली आदमी नहीं हैं जितना आप ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी ज़रा नवाजी है, लेकिन मैं अपने आप को मामूली शख्स ही समझता हूँ, मैंने कहा और एक थैला उठाते कमरे से निकल गया। मैंने सफ़र की थोड़ी बहुत तैयारी की थी। इस थैले में 2-3 छोटी मोटी चीज़ें, इस रोज़ का बचा कुचा खाना, पानी, एक बोतल और कपड़ों का एक जोड़ा था। रोहिल खान को लिबास तब्दील कराने में भी मैंने ये चीज़ें थैले में डाल ली थी। मुझे इनकी ज़रूरत पेश आ सकती थी। इस वक्त तक टापों की आवाज़ खासी वाज़ह सुनाई देने लगी थी और घोड़सवार एक नहीं 2 मालूम होते थे। मकान से निकलकर मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद किया और अंधेरे में बहुत दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई ना दिया। दफ़ातन टापों की आवाज़ मालूम हो गई। शायद घोड़सवार कहीं रुक कर कोई अंदाज़ा लगा रहे थे या किसी हिकमत अमली पर गौर कर रहे थे। एक बात तो तय थी कि वह जहाँ कहीं भी थे अब तक मकान को बहरहाल देख चुके थे और मुँह उठाए इसके करीब आने के बजाय कोई मोहतात अंदाज़ इख्तियार करने के बारे में सोच रहे थे। रोहिल खान का स्याह घोड़ा बाहर मौजूद था और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए पानी की एक बड़ी बाल्टी खाली कर चुका था। अब
मवेशियों की खुरली पर खड़ा घास पर मुँह मार रहा था। गालिबन वह शिकम सैर हो चुका था। झुरझुरी सी लेकर इसने मुस्तैद अंदाज मेरी तरफ देखा। मैंने करीब जाकर इसे चमकारा और थपकी दी। घोड़े ने मेरे लिए पसंदीदगी का इजहार नहीं किया, लेकिन बिदका भी नहीं। अगर वो थोड़ा बहुत उड़ता तब भी मैं इसे काबू में कर लेता। घोड़ों को काबू में करने में मुझे खासी महारत हासिल थी और मुझे इस काम में बड़े लुत्फ़ आता था। लड़कपन में भी ये मेरे महबूब मशागिल में से एक मशगला था। किसी का भी घोड़ा हाथ आ जाता था तो मैं इस पर सवारी की कोशिश ज़रूर करता था, ख्वाह कितनी ही सरकश दिखाता। गाँव में घोड़ों के मालकान खुद बाज़ औक़ात घोड़ों के बारे में मुझसे मशवरा करते थे, जबकि मेरे पास घोड़ा नहीं था। एक मुनासिब लम्हा देखकर मैं उछक्कर अचानक रोहेल के स्याह घोड़े पर सवार हो गया। इसने और तो किसी किस्म की सरकशी नहीं दिखाई, लेकिन कदरे मुस्तरब अंदाज में हनहना उठा। तारीक रात के गहरे सन्नाटे में इसके हनहनाने की आवाज़ कुछ ऐसी ही जैसे किसी ने ऐन मेरे करीब तोप दाग दी थी। जो कोई भी इस तरफ आ रहा था इसने भी यकीनन ये आवाज़ सुन ली होगी। मैंने एक ख़ास अंदाज में थप कर इसे मज़ीद हनहनाने से बाज रखा और एड़ लगाई। वो एक लम्हे के लिए मचला, लेकिन फिर दौड़ने लगा। मैं इसे जंगले से बाहर ले आया और मकान के गिर्द एक चक्कर लगाया। मैं चाहता था इस तरफ आने वाले को अगर पुलिस इंस्पेक्टर और इसका साथी ही थे तो वो महसूस कर लें कि घोड़सवार मकान से निकल कर फरार हुआ है। वो अंधेरे में राइफ़ल से मुझ पर निशाना आजमाई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ये ख़तरा मोल ले लिया। ताहम एहतियातन मैं घोड़े पर बिल्कुल झुक कर बैठा हुआ था। मैंने मकान के गिर्द चक्कर काट लिया, किसी तरफ से गोली नहीं आई। मैंने घोड़े को इस तरफ मोड़ लिया जिधर मुझे नक्शे के हिसाब से जाना चाहिए था। वो अच्छी नस्ल का एक सुबक बदन घोड़ा था। अभी इसके बदन से पहली मुशक्क़त का पसीना खुश्क नहीं हुआ था, लेकिन इसने दोबारा तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। खनक हवा मेरे कानों में सीटियाँ सी बजा रही थी। मैं शब तारीख का सीना चीरता अपनी दानस में डेरा हिसाम की तरफ रवाना हो चुका था। आसमान पर सिर्फ चंद सितारे झिलमिला रहे थे। इससे मुझे हिम्मत के तयन में कोई मदद नहीं मिल सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मुझसे कोई गलती सरजद ना हो जाए। रोहेल ख़ान इस इलाके के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चुका था। इसमें बैक वक्त पहाड़ी, सहराई, दही इलाकों वगैरह की खसूसियात पाई जाती थी। यहाँ असल सिमत से भटक जाना मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। मैं भटकते भटकते भूख और प्यास से मर भी सकता था। एक बार पहले भी ऐसा होने ही लगा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि रोहेल ख़ान इस तरफ आ निकला था। चंद मिनट बाद मैंने घोड़े को रोक कर हवा की सरगोशियाँ सुनने की कोशिश की। टापों की आवाज़ मेरे ताक़ुब में भी और फासला इससे ज़्यादा मालूम नहीं होता था जितना इस वक्त था। जब मैं रोहेल ख़ान के घर से रवाना हुआ था, इस पर मैं हैरान हुए बगैर न रह सका। इसका मतलब था अगर वो रोहेल ख़ान के मकान पर रुका भी था तो इसने वहाँ चंद लम्हे से ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं किया था। इस शख्स की तन्ही मुझे कुछ अजीब लग रही थी और मैं एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई वो पुलिस वाला था। इतना पुख्ता इरादा, इतनी तन्ही। वो महज घोड़े पर बैठकर भूत की तरह एक नामालूम डाकू के पीछे लग गया था और पीछे छोड़ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल था कि अब हमारे मुल्क में इस किस्म के पुलिस वाले नहीं पाए जाते थे। मैंने एक बार फिर घोड़े को एड़ लगाई और वह हवा हो गया। अब ये भी तस्दीक हो गई थी कि मेरे ताक़ुब में आने वाला तन्हा नहीं था। वो कम अज़ कम 2 अफराद थे और कोई बाइद नहीं था कि इनके पीछे तीसरा भी हो। टापों की एक मफहूम सी आवाज़ से मुझे तीसरे घोड़सवार की मौजूदगी का भी शुबा हो रहा था। बहरहाल मेरा पहला मकसद तो हासिल हो गया था। मैंने इन्हें अपने पीछे लगा लिया था। रोहेल ख़ान के सर से ख़तरा टल गया था। इसकी तरकीब कारगर ही रही। मैं हालात की सतम ज़रीफ़ी से एक बार फिर हैरान था। मेरी ज़िंदगी तो हर कदम पर अचानक के बड़े अजीब अंदाज में बदला खाती है। वैसे तो कोई भी इंसान यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा लम्हे इसके साथ क्या वाक़या पेश आने वाला है, लेकिन मेरे साथ तो ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही मजाक करती है। कुछ देर पहले मैं इत्मीनान से रोहेल ख़ान के घर के सामने टहल रहा था और दिल की उदासी से खेल रहा था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो एक अजीब सी ही कहानी लेकर मेरे सामने आ जाएगा और कुछ देर बाद मैं वीराने में एक नए सफ़र पर रवाना हो जाऊँगा। वो भी इस तरह कि मेरे कंधों पर किसी और की करने का बोझ होगा और कानून के मुहाफ़िज़ मुझे कोई और समझ कर मेरे ताक़ुब में होंगे। खैर, अब इन बातों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं था। ज़मीन बतदरीज कुछ सख्त होती जा रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि इस पर घोड़ों के सिमों के निशानात भी रफ्ता रफ्ता गैर वाज़ह होते जा रहे होंगे, लेकिन इस फ़ायदे के साथ ही ये नुकसान शुरू हो गया था कि टापों की आवाज़ वाज़ह होने लगी थी, जो साएँ करते इन वीरानों में ताक़ुब करने वालों को दूर तक अपना पता दे सकती थी। इस दौरान मैंने अपने अक़ब में बहुत दूर एक मरतबा रोशनी का दायरा भी नमोदार होते देखा। वहाँ टार्च रोशन की गई थी जिसका रुख ज़मीन की तरफ था। टार्च दूसरे ही लम्हे बुझ गई थी, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर मेरे पास राइफ़ल होती तो मैं इस रोशनी की मदद से हदफ बनाकर फायर कर सकता था, लेकिन फ़ौरन मैंने खुद ही अपने इस ख्याल को रद्द कर दिया। मुझे इस पुलिस वाले को हलाक नहीं, सिर्फ मिसगाइड करना था। कुछ देर दौड़ाए रखने के बाद इससे पीछा छुड़ाना था। वो बहरहाल एक नायाब पुलिस वाला। इस महकमे में अगर ऐसे फरशनास और जफाकश लोग मौजूद थे तो इन्हें ज़िंदा रहना चाहिए था। इनमें से किसी को कम अज़ कम मेरे हाथ से नहीं मरना चाहिए था। मैं तो इनका कदरदान था। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा तकरीबन 2 घंटे महफिल सफ़र रहा। इस दौरान मेरे ताक़ुब में आने वाली आवाज़ें मालूम हो चुकी थी। शायद पुलिस वालों ने मेरे ताक़ुब का इरादा मुलतवी कर दिया था या मैं धोखा खाकर किसी और सिमत में जा चुके। दोनों ही सूरतों में मेरा मकसद हल हो चुका था। मैं इन्हें गुच्चा देने, भटकाने या मायूस करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि इन्हें भटकाते भटकाते मैं खुद भटक गया था। मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां भूरी भूरी सी पहाड़ियां फैली हुई थी।
इन पर कहीं कहीं सब्ज़ी की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था, जबकि नक्शे के हिसाब से मेरे रास्ते में ऐसा कोई मकाम नहीं आना चाहिए था। यहाँ बाद जगह बड़े बड़े गड्ढे मौजूद थे जो बरसाती पानी से भरे हुए थे। देखे बाले बगैर तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाने पर यह ख़तरनाक भी साबित हो सकते थे। अगर दूसरा मसला ये आन खड़ा हुआ था कि घोड़े को तेज़ रफ्तारी से दौड़ाना मुमकिन नहीं रहा था। इस बेचारे की बुरी हालत थी। आज ही रात जब वो रोहिल ख़ान के पास तो था, न जाने किस रफ्तार से और कितना दूर दौड़ चुका था। एक बार गिर भी चुका था। मैंने भी इसे मुसलसल और तेज़ दौड़ाया था। अब हालत यह थी कि इसका जिस्म भीग चुका था। इसके नथनों से गोया सांस नहीं, गर्म धुआं बरामद हो रहा था और वो अपने आप को तकरीबन घसीट रहा था। इसी दौरान अधूरा सा चांद भी बादलों की ओर से निकल आया और नकरई चांदनी से वीराने को चेहरे पर गाज़ा शामिल किया था। मैंने आंखों से दूरबीन का काम लेते हुए हत्तुल इम्कान दूर तक देखने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं कोई साया, कोई हयोला मुतहरक नज़र ना आया। मुझे कुछ इत्मीनान हो गया। अगर मैं भटक भी गया था तो तब भी परेशानी कोई बात नहीं थी। नक्शा मेरे पास मौजूद था। दिन की रोशनी में मैं इससे मदद और रहनुमाई हासिल कर सकता था। फ़िलहाल पुलिस वालों ने मेरा पीछा छोड़ दिया था। अब मेरा पागलों की तरह मुँह उठा दे भागने रहना ज़रूरी नहीं था। घोड़े से उतरकर मैंने इसके मुंह से लगाम निकाल दी और इस इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया। हुआ कि कुछ इस तरह गर्दन हिला हिला कर हाँप रहा था, कोई इसके फेफड़े फटने के करीब हों। जब वो कुछ सुस्ता चुका, पानी पी चुका और घास में थोड़ा बहुत मुँह मार चुका तो मैं इसकी बाग थाम कर पैदल ही एक भरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था ताकि ताज़ा दम होकर दिन की रोशनी में नए सिरे से सफ़र का आगाज़ करूं। मेरा इरादा कदरे बुलंदी पर जाकर लेटने का था ताकि नशेब की तरफ से कोई आने से फ़ौरन देखा जा सके। ऊपर पहुंचकर मैंने घोड़े की ज़ेन से बंधा हुआ थैला उतारा और एक साफ़ सी जगह पर बैठकर थोड़ी सी रूखी सूखी खाकर 2 घूंट पानी पिया और घोड़े की लगाम इसकी अगली टांगों में बांध कर लेट गया। सैर होकर खाना मैंने इसलिए नहीं खाया था कि कहीं गहरी नींद न सो जाऊं या मुझ पर सुस्ती तारी न हो जाए। इसके अलावा मेरा वो सफ़र कुछ तोल भी पकड़ सकता था। थोड़ा सा जो खाना पीना मेरे पास था इसे एहतियात से ख़त्म करना ही बेहतर था। मैंने कोशिश की कि नीमदारी की हालत में रहूं और इस कोशिश में कामयाब भी रहा। एक बार एक परिंदे की हल्की सी फटफड़ाहट और एक बार एक न्योले के ज़मीन पर कुछ देने की आवाज़ आई और मैं सुनकर उठ बैठा और गिरदोपेश का जायज़ा लेने के बाद मुतमईन होकर दोबारा लेट गया। मुझे काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि इंस्पेक्टर ने मेरा पीछा छोड़ दिया था। फ़र्श शनासी भी आखिर कहाँ तक इसका साथ देती। इस वीराने में घोड़ों पर डाकुओं का ताक़ुब जारी रखने के लिए जज्बा फ़र्श शनासी के अलावा बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। मौसम खनक ही था और नीम सहराई से इलाकों में तो गर्मियों की रातें भी खासी सर्द होती हैं। इस वक्त भी अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन चमड़े के जैकेट और इस एल्युमिनियम की जीन्स में मुझे ठंड से बचाए रखा। सुबह साजे के आसार नमदार होने से पहले गैर इरादी तौर पर मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ कुंदनी धूप फैली हुई थी और शायद धूप की तपिश महसूस करते हुए मैं बेदार हुआ था। घोड़ा मेरे सराहने ही खड़ा था और अब बिल्कुल ताज़ा दम मालूम हो रहा था। मैं इसकी बाग थामे ढलान से उतर आया। एक छोटे से गड्ढे में मुझे बारिश का पानी कुछ साफ नज़र आया। इसमें मैंने हाथ मुँह धो लिया। रात गए मैंने चंद निवाले ही खाए थे। भूख भी लग रही थी, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही खा लूँगा, क्योंकि मेरा अंदाज़ा था कि मुझे खासा लंबा सफ़र दरपेश था। भटकने की वजह से मेरा सफ़र तवील हो गया था। इस सफ़र का सही सिमत पे नए सिरे से आगाज़ करने के लिए मैंने अच्छी तरह नक्शा देखा। कुछ महबूम सी निशानियों से अंदाज़ा हुआ कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा था। डेरा हिसाम जाने के लिए मुझे कौन सी सिमत इख्तियार करनी चाहिए थी। घोड़े पर सवार होकर मैंने एड़ लगाई और वह रफ़ीक बेज़ुबान एक बार फिर मुझ गराह पार को उठाए सुबक पक्षी की तरह हवा की बातें करने लगा। चंद सेकंड में ही घोड़ा नीम दायरे में पहाड़ी के गिर्द घूम गया और सूरज मेरी पुश्त पर आ गया। लेकिन दूसरे हिले में मुझे यूँ लगा जैसे सूरज छलांग लगाकर मेरे सामने आ गया था। मैंने घोड़े की लगाम इतने ज़ोर से खींची कि वो गज़बनाक अंदाज में हनहना कर पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हो गया। पहाड़ी के गिर्द घूमकर मैं दर हकीकत 2 घोड़सवारों के ऐन सामने पहुँच गया था, जो नहायत सब्र सुकून से यकीनन मेरे ही इंतज़ार में खड़े थे। मैं घोड़े की तेज़ रफ्तारी के सबब यकदम ही इनके इतना करीब पहुँच गया था कि मुझे यही महसूस हुआ था जैसे वो ज़मीन का सीना चीर कर तिलिस्मी से अंदाज में मेरे सामने आन खड़े हुए हों। हालांकि वो यकीनन पहाड़ी के गिर्द दूसरी तरफ से घूमकर मेरे लिए ही आ रहे थे और मेरी घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर घात लगा कर खड़े हो गए थे कि जब शिकारी खुद ही चला आ रहा था तो जहमत करने की क्या ज़रूरत थी। मैं जैसे अपनी हसियात पर बड़ा भरोसा था, ज़रा सी भी आवाज़ नहीं सुन सका था। शायद इन्होंने अपने घोड़ों के सीमों पर कपड़ा लपेट लिया था। जिस चीज़ को देख कर दर हकीकत मेरी आंखों के सामने झमका हुआ वो पुलिस की वर्दी थी। मैं इनके इतना करीब पहुँच गया था कि इंस्पेक्टर के चौड़े चिकले सीने पर आवेज़ा पतली सी पट्टी पर नाम भी साफ पढ़ सकता था। ज़रा लंबा सा नाम था, रहीम गुल खानज़ादा। ये यकीनन वही इंस्पेक्टर जिसका रोहिल ख़ान ने जिक्र किया था। वो तकरीबन मेरी उम्र का ही था, लेकिन मेरी ही तरह से अभी भी नौजवानों में शुमार किया जा सकता था। फ़र्क सिर्फ ये था कि इसकी शख्सियत में
वो खलंडरापन नहीं था जो अमूमन मेरी शख्सियत से झलकता था। मेरी शख्सियत से खलंडरापन सिर्फ इसी वक्त मफकूद होता था जब मैं वाकई संजीदा नजर आने की कोशिश करता था, और ऐसा बहुत कम होता था। लेकिन इंस्पेक्टर रहीम गुल खानज़ादा इंतहाई बारोब शख्सियत का मालिक था। इसके दहकते हुए सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर मोटी मोटी सियाह मूँछें ऊपर को उठी हुई थी, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का तारीक चश्मा था। इस वक्त भी वो यूँ साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था जैसे रात भर धूल मट्टी में मेरा ताकुब करने के बजाय सुबह घर से तैयार होकर दफ्तर आया हो। मालूम नहीं इसने क्यों कर अपना हुलिया इस हद तक दुरुस्त रखा था। इसकी शख्सियत इतनी खूबसूरत थी, इतना ही बदसूरत वो रिवाल्वर था जो इसके हाथ में दबा हुआ था और जिसका रुख मेरी तरफ था। इसके साथ गालिबन एक हेड कांस्टेबल था और वह भी दोनों हाथों मेरी 303 की राइफल थामे, इसका बंद काटे, इसका बट कंधे से लटकाए मेरा निशाना लिए हुए था। ये सब कुछ बस मैंने इतनी ही देर में देखा जितनी देर में बिजली को कौंधा लपकता है और मादूम हो जाता है। इसी लम्हे मैंने घोड़े को घुमाने के लिए लगाम को झटका दिया। रहीम गुल धाड़ा, रुक जाओ। मैं भला कैसे रुक सकता था, लेकिन घोड़े के घूमते घूमते मैंने देखा कि इंस्पेक्टर का इशारा पाकर कांस्टेबल राइफल का ट्रैक पर दबाने लगा था। हालांकि रिवाल्वर रहीम गुल के हाथ में भी था, लेकिन इसने खुद गोली चलाने की बजाय अपने मातहत को इशारा किया था। मैं इनके इतने करीब था कि निशाना ख़ता जाने का इम्कान ही नहीं था। चुनाचे इस लम्हे मैंने अपनी ज़िंदगी भर की मशाक महारत को काम में लाते हुए ट्रैगर दबाने से पहले न सिर्फ जेब से रिवाल्वर को निकाला बल्कि गोली चलाने में भी पहली कर दी। हेड कांस्टेबल को मैंने उलटकर घोड़े से गिरते देखा। गोली यकीन इसके सीने में लगी थी। रहीम गुल फ़ौरन अपने घोड़े पर झुक गया और इसकी आलम में इसने फायर किया। मैं और मेरा घोड़ा चूँकि इस वक्त भी मुतहरिक थे, शायद इसीलिए निशाना ख़ता हो गया। गोली मेरे कान को छूती हुई गुजर गई। ये सब कुछ सिर्फ इतनी सी देर में हुआ जितनी देर में घोड़े ने वापसी के लिए रुख मोड़ा था। एक एक पल में ये सब कुछ रोनमा हो रहा था, लेकिन मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे स्लो मोशन में कोई फिल्म चल रही थी। मैंने जवाबन रहीम गुल पर फायर नहीं किया और घोड़े को तेज़ दौड़ाने के लिए इसकी पसलियाँ अपनी टांगों से पूरी कुव्वत से रगड़ा डाली। घोड़ा कुछ इस अंदाज से आगे बढ़ा गोया वह इंस्पेक्टर रहीम गुल के रिवाल्वर से निकली हुई गोली को जा लेगा। जिस हैरत अंगेज़ अंदाज में मैं वो तेज़ी रफ्तारी से दौड़ते दौड़ते यकलक रुका था, जिस तेज़ी से घूमा था और जिस अंदाज में इसने दूसरी सिमत में इब्तदाई से रफ्तार पकड़ी थी, वैसे एक गैर मामूली घोड़ा साबित करने के लिए काफ़ी था। मौत को इस तरह सिर्फ छू कर पलट आने में खुदा की मर्ज़ी और मेरी फुर्ती के अलावा इस घोड़े के बरकसिफ्त होने का भी बड़ा दखल था। रहीम गुल मेरे ताक़ुब में नहीं आया। शायद वो हेड कांस्टेबल को देखने भालने में लग गया था जिसे मेरे रिवाल्वर से गोली लगी थी। मुझे यकीन था कि वो मर चुका होगा। अब मैं अंधाधुंध घोड़ा दौड़ा रहा था। सिमत का भी मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। घोड़ा कुछ इस रफ्तार से दौड़ रहा था कि इर्द गिर्द के टेले या इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियाँ लपकते झपकते सायों की तरह करीब से गुजरते महसूस हो रहे थे। बहुत दूर निकल आने के बाद मैंने मुड़कर देखा, कोई मेरे ताक़ुब में नहीं आ रहा था। ताहम मैंने घोड़े को इसी जोश व खरोश से दौड़ने दिया। मुझ पर एक लम्हे के लिए जो हैजानी सी कैफियत आई थी वो गुजर चुकी थी और अब मैं दोबारा पुरसकून था। मंतकी अंदाज में सोच सकता था। चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ बिल्कुल इस्तरारी और गैर इरादी से अंदाज में हुआ था। मैंने अपनी दानिश में अपने दिफा में गोली चलाई थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि रहीम गुल और हेड कांस्टेबल मेरी आमद से बाखबर होने के बावजूद मुझे इतनी फुर्ती नहीं दिखा सके थे, लेकिन ये फुर्ती मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। मैं तो सिर्फ रोहिल खान से पुलिस की तवज्जो हटाने के लिए स्यापोश बना था। मुझे यकीन था कि मैं इन्हें डॉज देने में कामयाब हो जाऊँगा। अगर हमारे दरमियान टकराव हुआ भी तो दूर दूर से हो, कुछ देर गोलियों का तबादला होगा और बिलाखिर मैंने चक्कर देकर निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ भी इस तरह नहीं हुआ जिस तरह मैंने सोचा था। अब एक पुलिस वाला मेरे हाथों कत्ल हो चुका था। इंस्पेक्टर रहीम गुल वाज़ह तौर पर नहायत करीब से मेरी शक्ल देख चुका था, क्योंकि जब मेरा इससे सामना हुआ हो तो इस वक्त मेरे चेहरे पर ढाटा नहीं था। मैं तो नहायत मुतमईन होने के बाद ढाटा उतार चुका था और अब तो स्याह कपड़ा भी भगदड़ में कहीं गिर चुका था जिससे गुज़श्ता शब में ढाटा बांध कर चला था। रहीम गुल और हेड कांस्टेबल ने यकीन इस वक्त मुझे दूर से देख लिया होगा जब मैं पहाड़ी पर सो रहा था और धूप फैल चुकी थी। वो चक्कर काट कर पहाड़ी के अकब से गालिबन किसी ऐसी जगह से ऊपर चढ़ना चाहते थे कि मैं जाग भी जाऊं तो इन्हें ना देख सकूं और वो अचानक मेरे सर पर पहुंचकर मुझे काबू कर लें। लेकिन हुआ इस तरह भी नहीं था जिस तरह इन्होंने सोचा था। बहरहाल ये अच्छा नहीं हुआ था कि रहीम गुल से इतने करीब से मेरा आमना सामना हो गया था। अब मैं इसकी नज़र में सिर्फ एक नाकाम डकैती के सिलसिले का मफरूर मुजरिम या डाकू नहीं रहा था, बल्कि एक पुलिस वाले का कातिल और मज़ीद ना जाने कितनी जाने लेने का अहल करार पा चुका था। फिर जिस अंदाज में मैं सिर्फ एक पुल के लिए इसके सामने इसके मातहत को गोली का निशाना बनाकर निकल भागा था, इससे इसकी अना भी मजरू हुई होगी। वो जिस किस्म का भी पुलिस ऑफिसर मालूम हो रहा था, इस किस्म के पुलिस वाले की अना मजरू होना कुछ अच्छी बात नहीं होती। वो मेरे लिए दर्द सर साबित हो सकता। पहले मैं सिर्फ रोहिल खान के लिए भाग रहा था, अब भागना मेरी ज़ाती मजबूरी हो गया था। अब तो मैं गोया सचमुच रोहिल खान हो चुका था। रोहिल खान का क्या धरा मेरे खाते में मुंतकिल हो चुका था। जहाँ वारदात हुई थी वहाँ किसी ने रोहिल खान का चेहरा नहीं देखा था। वहाँ दूसरे डाकुओं के साथ इस स्याह पोश को देखा गया था जो स्याह घोड़े पर सवार था, जिसके चेहरे पर भी स्याह ढाटा था। अब रहीम गुल इस स्याह पोश को बगैर ढाटे के भी अपनी आंखों के सामने मजीद एक्शन में देख चुका था। ये कुछ अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए था। वापिस जाना भी अब मेरे लिए ठीक नहीं था। इस कशमकश में कई मील का फासला तय कर गया। बिलाखिर एक जगह रुक कर मैंने हवाओं से सुन गुन लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। अगर रहीम गुल अब भी मेरे ताक़ुब में था तो इसके घोड़े की टापों की आवाज़ मेरी समात के दायरे से
बाहर हो गई थी। सोने पर सुहागा ये हुआ था कि जीन से बंधा हुआ मेरा कपड़े का वो दकियानूसी सा थैला भी रास्ते में कहीं गिर गया था, जिसे मेरा बचा कुचा खाना, कपड़े का एक जोड़ा और पानी की बोतल थी। अब मेरे लिए फौरी तौर पर इस स्याह लिबास से छुटकारा पाना भी मुमकिन नहीं था जो मुझे किसी भी नज़र में मशकूक बना सकता था। रहीम गुल की नज़र में मैं तो खैर अब मेरे लिबास तब्दील करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रात की तारीकी में स्याह लिबास बाद मखसूस हालात में बड़ा भला लगता था। अंधेरे में मदगम हो जाने की बड़ी मदद में देता था, लेकिन दिन के उजाले में जिस्म पर इल्ज़ाम की तरह चमकता है। मुझे अब इस लिबास से उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल इससे छुटकारा पाने की कोई सूरत नहीं थी। एक जगह झाड़ियों करीब घोड़ा रुक कर मैंने एक बार फिर जेब से नक्शा निकाला। जब सूरज अभी सर पर नहीं आया था। अभी इसे देखकर अंदाज़ा हो सकता था कि मशरिक़ किस तरफ था। नक्शे में सिमतों और कुछ निशानियों की मदद से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं मशरिक़ ही की सिमत में सफ़र करूँ तो मुझे डेरा हिसाम से हासिलाबाद जाने वाली इस छोटी सड़क की तरफ जा निकलना चाहिए जिस पर जानू का अड्डा था। रोहेल ने कहा था कि अगर मैं ज़्यादा ही ख़तरे में घिर जाऊँगा या मुझे किसी किस्म की ज़रूरत हो तो मैं जानू के पास पहुँचने की कोशिश करूँ, वो मेरी मदद करेगा। इससे कोई बात छुपी हुई नहीं थी। मेरे ख्याल में ख़तरे का गद मेरे सर पर अपने पर फैला चुका था, मेरे आसपास ही फड़फड़ा रहा था। अब मेरा किसी ऐसे ही ठिकाने की तरफ रुख करना बेहतर था जहाँ से थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद रखी जा सकती थी। मैंने अपना रुख सही तौर पर मछली की तरफ कर लिया और हाँफते हुए घोड़े को एक बार फिर दौड़ाने लगा। मेरा सफ़र मज़ीद 1 घंटे जारी रहा। इस दौरान नीलों और भुरभुरी पहाड़ियों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं एक बार फिर उजाड़ से मैदानी इलाके में महफूज सफ़र था। यहाँ की ज़मीन सख्त और नाहमवार थी। यहाँ सिर्फ कहीं कहीं खारदार झाड़ियाँ नज़र आ रही थी जिनके दरमियान न्योले दौड़ते फिर रहे थे। एक जगह मुझे 2 खार पुष्ट भी नज़र आए। 1 मील का फासला तय करने के बाद छदरे से दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। यह मुख्तसर से जंगल था। इससे गुजरकर मज़ीद 2-2.5 मील का फासला तय करने के बाद बिलाखिर वो पगडंडी नज़र आ ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। सिमतों के हिसाब से मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही रहा था। हालांकि इस इलाके की वसतों का रंगारंगी को देखने हुए मुझे अपने अंदाज़े गलत साबित होने का सख्त अंदेशा महसूस हो रहा था। महज सिमत के तयन से क्या होता है, ज़रा सा तिरछा हो जाने से इंसान कहीं का कहीं निकल सकता है। वो तो गनीमत था। नक्शा इस इलाके की मुनासबत से ही बड़ी मेहनत और बारीक बीनी से बनाया गया था। इसमें बहुत सी चीज़ों के लिए जो निशानियां मुकर्रर की गई थी, रोहेल से इन्हें समझ लेने के बाद मुझे वाकई इससे बड़ी मदद मिल रही थी। मैंने घोड़ा पगडंडी पर डाल दिया था और इससे महज डुलकी चलने के लिए छोड़ा। इस बेचारे की कुछ ज़्यादा ही शामत आई हुई थी। वो तो महज एक हारस था। इसकी जगह कई हार्स पावर कोई मशीनी सवारी भी होती तो अब तक इसका न जाने क्या हाल होता। पगडंडी की हालत बता रही थी कि इस पर आमदोरफ्त रहती थी। बरसात के दिनों में इस पगडंडी पर से गुजरने वाले घोड़ों और दीगर मवेशियों के सिमों और खुरों के निशानात अब मट्टी सख्त हो जाने के बाद बदनुमा दागों की तरह चमक रहे थे। पगडंडी न जाने कहाँ से शुरू हो रही थी और कहाँ जा रही थी। मैं इसके किसी दरमियानी हिस्से पर पहुँचा था। मैं सड़क तलाश करने की बजाय इस पगडंडी पर सफ़र करते हुए अकब से जानों के अड्डे पर पहुँचना चाहता था। वो पगडंडी शैतान की आंत साबित हुई। इस पर सफ़र करते करते दोपहर ढलने लगी। दिन में अच्छी खासी गर्मी भी महसूस होने लगी थी। ऊपर से मुसलसल धूप में सफ़र जारी था। भूख प्यास से बुरा हाल था। पगडंडी के दोनों तरफ झाड़ झंकार फैला हुआ था। कई बार मैंने सोचा कि इस झाड़ झंकार के करीब जो थोड़ा बहुत साया मुयसर है इसमें बैठकर कुछ देर सुस्ता लूँ और घोड़े को भी सुस्ताने का मौका दूँ, लेकिन न जाने कौन सा एहसास मुझे मुसलसल हरकत में रहने पर मजबूर कर रहा था। कहीं रुकने को मेरा ख्याल दिल नहीं मान रहा था। बिलाखिर वो पगडंडी ख़त्म हो गई तो या यूँ कहने के एक बहुत बड़े मैदान में मुदगम हो गई। इस मैदान के अख्ताम पर मुझे कुछ नीम पुख्ता कमरे से बने नजर आए। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं जानू के अड्डे के आका में पहुँच चुका था। ये कमरे बड़े बड़े पोल्ट्री शेड से मुशाबह थे। दीवारें सुर्ख ईंटों की थी जिन पर सीमेंट या प्लस्तर वगैरह नहीं था। इन कमरों के दरवाजे वगैरह दूसरी तरफ थे जिधर से छोटी सी सड़क गुजर रही थी। ताहम सड़क और इन कमरों में दरमियानी फासला था। अड्डे के आसपास बहुत से घने दरख्त थे जिनके नीचे कई ट्रक आड़े तिरछे खड़े थे। बहुत से दरख्तों के कमरों में साया किया हुआ था। वीरानों में इस किस्म के अड्डे ऐसे ही लगते हैं जैसे सहरा में नखलिस्तान। मुल्क भर में आवारागर्दी करने वालों और खुसूसन सड़कों के रास्ते सफ़र करने वालों को ऐसे अड्डे अक्सर नजर आते हैं। अड्डे के सामने दरख्तों के साए में लंबी चौड़ी भारी भरकम चारपाइयाँ पड़ी थी, लेकिन लकड़ी की चंद बेहंगम मेज़ें और कुर्सियाँ भी मौजूद थीं जिन पर चंद लोग खाना खा रहे थे या चाय वगैरह पी रहे थे। इनके सामने खाने के बर्तनों के साथ जग की जगह छोटे छोटे मटके रखे हुए थे। अड्डा कुछ दिनों की छप्पर रेस्टोरेंट से मुशाबा था, लेकिन इसके मुकाबले में ज़्यादा लंबा चौड़ा था। वैसे इस किस्म के सभी अड्डे एक दूसरे से मुशाबा नज़र आते थे। अड्डे के सामने पहुंचकर मैंने घोड़ा एक ट्रक की शाख से बांधा और एक चारपाई पर जा बैठा। एक झोंपड़नुमा कमरे पर किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का टूटा फूटा और धुंधला सा बोर्ड भी लटका हुआ था। मुझे कुछ यूँ लगा जैसे ये जगह मेरी कई बार की देखी भाली थी, लेकिन मुझे मालूम था ये महज मेरा फरेब नज़र था। बस बात वही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की आवारागर्दियों के दौरान ऐसे बहुत से अड्डे देख चुका। वहाँ मौजूद तकरीबन सभी लोगों ने किन अखियों से शक्सज़दा से अंदाज मेरी तरफ देखा। शायद इसकी वजह मेरा लिबास था। हत्ता कि जो बैरा मुझसे आर्डर लेने आया था वो भी पहले दूर खड़ा चंद लम्हे मेरा जायज़ा लेता रहा था। मैंने इसे खाने का आर्डर दिया। इसने आर्डर तो ले लिया, लेकिन कुछ इस अंदाज में वापस चला गया जैसे मुझसे कोई पुरानी खफकी चली आ रही थी। काउंटर पर वापस जाकर इसने ये आवाज़ बुलंद बावर्ची को मेरे आर्डर से मुतला किया और ख़ुद नीची आवाज़ में काउंटर वाले से कोई बात करने लगा।
काउंटर वाले ने भी दूर से ही 2-3 मरतबा सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरा। हुलिया तो मेरे डाकुओं वाला था, लेकिन शख्सियत के एतबार से वो शख्स सही मानों में भरपूर किस्म का डाकू लग रहा था। इसका कद दरमियाना लेकिन जिस्म घटा हुआ था। स्याह घनी दाढ़ी, मूछें और सर के लंबे लंबे बाल तेल से चिपड़े हुए थे और खूब चमक रहे थे। इन्हें बहुत मेहनत से कंघी किया गया था। सुर्ख सुर्ख आंखों में कुछ खूनख्वारी सी थी, लेकिन इस वक्त कारोबार के अड्डे पर वो गोया इस खूनख्वारी को दबाए बैठा था। इसके कंधों पर अजरक पड़ी थी और मजबूत नज़र आने वाले हाथ की 2-3 उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी। मुझे शुबा गुजरा कि शायद वही इस अड्डे का मालिक जानू था, तहाँ मुझे इसके बारे में जानने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने फैसला किया कि पहले इत्मीनान से खाना खा लेना चाहिए, फिर चाय पीकर थकन और शर्मांदगी दूर करने के लिए कुछ देर लेटना चाहिए। जब 4 पहियाँ मुयस्सर थी तो इनसे कुछ इस्तेफादा कर ही लेना चाहिए था। इसके बाद कुछ और सोचना चाहिए था। खाने के इंतज़ार में मैंने अड्डे का तफसीली जायज़ा लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि मैंने आज तक इसके जितने भी अड्डे देखे थे वो इन सब में बड़ा और काफ़ी तरक्की याफ्ता था। यहाँ काफ़ी रौनक थी। मैंने अकब से इसे देखा था, इसकी वसीयत और रौनक का अंदाज़ा नहीं हुआ था। अड्डे के सामने काफ़ी बड़े रकबे को हमवार करके इस पर छिड़काव किया गया था। गालिबन रोज़ाना के छिड़काव की वजह से वह ज़मीन काफ़ी पुख्ता हो चुकी थी। ट्रकों वगैरह की आमतरफ से धूल नहीं उड़ती थी। इर्द गिर्द लकड़ी की बिल्लियों और खारदार तारों से बाड़ भी बनाई गई थी और इसमें इतना बड़ा दरवाज़ा छोड़ा गया था कि ट्रक गुजर सके। बाड़ के साथ साथ फूलदार पौधे तक मौजूद थे। ट्रक वहाँ खड़े भी थे और आमदोरफ्त भी जारी थी, मगर मोबाइल ऑयल और ग्रेस की स्याही और या इस तरह की कोई और गंदगी फैली नज़र नहीं आ रही थी। मजमूई तौर पर वो बड़ी सुथरी और कुछ सुधरी सी जगह दिखाई दे रही थी। मेयार भी यकीनन इस किस्म के अड्डों से काफ़ी ऊंचा था। लकड़ी के बेहंगम मेज़ कुर्सियाँ तो कम ही थी, ज़्यादातर लोहे की साफ़ सुथरी कुर्सियाँ और मार्बल के टॉप वाली मेज़ थी। मैदान में 2 हैंडपंप लगे थे। बाढ़ के साथ घड़ोंची भी बहुत नए घोड़ों की तरह कतार थी। 4 पहियों पर लोगों की टोलियाँ खाने पीने के साथ साथ न सिर्फ गपशप में मशगूल थी, बल्कि एक 4 पहिए पर ताश की बाजी भी चल रही थी। बड़ा सा जो शेड एक तरफ से असल रेस्टोरेंट था, खूब तवील और अरीज था। इसमें भी कुर्सियां मेज़ लगी हुई थी। लुत्फ की बात यह थी कि एक तरफ रंगीन टीवी भी लगा हुआ था, जिस पर VCR के जरिए फिल्म चल रही थी। पास ही जनरेटर भी रखा नजर आ रहा था, जिससे ये चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग दिलचस्पी से फिल्म देख रहे थे, गोया जंगल में मंगल का समा था। जिस शेड से कुछ किचन का काम लिया जा रहा था, इस पर बेशतर हिस्सा बाहर से दिखाई दे रहा था। चूल्हों पर देखते चढ़े हुए थे। 3-4 अफराद वहाँ मसरूफ़ थे। देगचों से चमचों के टकराने की टन टन के साथ इन लोगों के बैरों वगैरह की भांत भांत की आवाज़ें गूंज रही थी। वो शेड जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर का काम देता था, इसकी हालत भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। अंदर एक मेज़ कुर्सी और लोहे की बड़ी सी अलमारी नज़र आ रही थी। मेज़ पर एक शख्स रजिस्टर पर झुका काम भी मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। यहाँ मजमूई तौर पर जितने लोग भी मौजूद थे, वो सब के सब ट्रक ड्राइवर या क्लीनर तो नहीं हो सकते थे। बेशतर ड्राइवर और क्लीनर तो अपने हुलिये वगैरह से पहचाने जा रहे थे। बाकी लोग न जाने कौन थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि रोहेल खान से मुझे जो मालूमात हासिल हुई के मुताबिक तो यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं थी और बसें यहाँ रुकती नहीं थी। हालांकि इस किस्म के अड्डों पर बसें रुकवाने के लिए बड़ी कोशिशें, बड़े जतन होते थे। अड्डों के मालिकान बस ड्राइवरों को नजराने पेश करते थे, मुफ्त इनकी खातिर तवाज़ा करते थे ताकि वहाँ बस रोकने को अपना मामूल बना लें। लेकिन रोहेल खान ने मुझे बताया था कि जानू के अड्डे का मामला उलट ही था। यहाँ बसों को रुकने से मना किया जाता था। अगर किसी मजबूरी की वजह से किस्मत की मारी बस रुक भी जाती थी तो बादल नाख्वास्ता इसके मुसाफिरों वगैरह की फरमाइश पूरी की जाती थी। ये गोया एक अलग ही छोटी सी दुनिया थी जिसका निज़ाम जानू अपनी मर्ज़ी से चलाता था। सवालात या शायद दाहे अपनी ही जगह थे, सवालात या वाह में अपनी जगह थे, लेकिन जानू का अड्डा बहरहाल इस वक्त मेरी मंजिल था। यहाँ पहुँचकर मुझे कुछ ना कुछ तमानियत का एहसास ज़रूर हुआ था। वीराने में ज़िंदगी की अलामतें नज़र आई थी। फ़िज़ा में इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ फैली हुई थी। इस वक्त मेरे लिए ये जगह एक छोटी सी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी आमद के साथ ही वहाँ की हंगामा खेज़ी कुछ कम हो गई थी। आवाज़ें गोया कुछ मध्यम पड़ गई थी, लेकिन मैंने इसे कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। किसी दूर अफ्तादा इलाके में बहुत ही अजनबी सी कोई शक्ल नज़र आए तो अमूमन ऐसा ही होता है। मैं मेज़ पर रखे हुए छोटे से घड़े से शीशे के बड़े से गिलास में पानी उंडेल कर पीने लगा। कोरे घड़े का मामूली ठंडा पानी भी इस वक्त खूब ठंडा लगा। 2-3 गिलास हलक से उतरे तो गोया आंखों की धुंधलाहट दूर हो गई और ज़िंदगी एक बार फिर कुछ खूबसूरत नज़र आने लगी। चलने में बाद खाना मेरे सामने आ गया। आर्डर ले जाने वाला बैरा न जाने कहाँ चला गया था, खाना लाने वाला बैरा दूसरा था। मैं नदीदों की तरह भुने हुए गोश्त और तंदूर से निकली हुई गरम गरम रोटी पर पल पड़ा। गरम गरम रोटियाँ आती गईं और मैं इन पर हाथ साफ़ करता गया। खासी देर के बाद मैंने हाथ रोका और ख़ुद को समझाया कि अब ऐसा भी क्या नदीदापन, ज़िंदगी रही तो आइंदा भी खाने को मिलेगा। खाने के बाद मैंने चाय की चैनक का ऑर्डर दिया। अफीमों वाली इस गाड़ी चाय की दूसरी प्याली से चुस्कियाँ लेते वक्त मैं बड़े सरूर और बड़ी तरंग में था। जब मुझे अपने अक़ब में किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं थी। वहाँ लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, मगर दूसरे ही लम्हे मेरी चारपाई को खफीफ से झटका लगे जैसे कोई इस पर आन बैठा हो। मैं मुड़कर देखने में खातिर जवाब फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सका और इसी लम्हे एक ठोस सी चीज़ मेरी पसलियों से आ लगी। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या चीज़ थी। वो बिलाशुबा गन की नाल थी। मेरे हाथ में चाय की प्याली थी। मेरा हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। मैंने इसे होंठों तक लाने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता एक लम्हे के लिए मैंने ये ज़रूर सोचा कि मेरे पीछे जो कोई भी था, गरम गरम चाय की प्याली इस पर खींच मारूं। ऐसे मौका वह बिला सोचे समझे फौरी तौर पर कुछ कद गुजरना फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता था और नुकसानदेह भी।
अगर मेरे पीछे सिर्फ एक ही शख्स था तब भी गरम गरम चाय मुँह पर पड़ते ही इससे इसरारी तौर पर ट्रैकर दब सकता था। ये भी मुमकिन था कि वो अकेला ना हो। इस सूरत में इससे ट्रैकर ना भी दीदा था तो इसका साथी गोली चला सकता था। इंसान से जब में रहे तो फैसले की घड़ी गुजर जाती है। मेरे लिए भी फैसले की घड़ी गुजर गई, लेकिन मैं ज़्यादा परेशानी या पछतावे का शिकार नहीं था। मैं देखना चाहता था कि मेरे अक़ब में कौन था और क्या चाहता था। पी लो चाय तो पी लो, मेरे अक़ब से खुरदरे और तेज़दाहिया लहजे में कहा गया। हो सकता है ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी चाय हो। मैंने गोया इस नादीदा दोस्त के मशवरे को काबिल कदर जानते हुए प्याली एक बार फिर मुँह से लगा ली और नहायत आस्तिकी से चुस्कियाँ लेने लगा, लेकिन मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। मैंने पीछे देखने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे यकीन था कि वो इंस्पेक्टर रहीम गुल खानज़ादा नहीं हो सकता। बहरहाल वो जो कोई भी था, मैं ये समझने से कासिर था कि मुझे यकदम गन की ज़ोर पर लेने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। अलबत्ता इंस्पेक्टर रहीम गुल ऐसा करता तो काबिल फ़हम बात थी। इस दौरान एक शख्स मेरे अक़ब से घूमकर सामने आया, लेकिन इस दौरान गन की नाल बदस्तूर मेरी पसलियों से लगी रही। मेरे दोनों ही अंदाजे दुरुस्त निकले थे। मेरी पसलियों पर गन रखने वाला तनहा नहीं था और वो इंस्पेक्टर रहीम गुल नहीं था, क्योंकि दूसरा शख्स जो मेरे सामने आया था वो इंस्पेक्टर रहीम गुल का साथी नहीं हो सकता था। पीछे वाले को तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन सामने से आने वाले को भी नहीं देखता तो अच्छा होता। वो ढीली ढाली नस्वारी कमीज शलवार कमीज़ में था और एक कद आवर शख्स था। सर पर ज़रा मैली सी पगड़ी कसकर बंधी हुई थी, लेकिन इसके बाल यकीनन बहुत लंबे थे और इनकी लटें पगड़ी दायरे इख्तियार से बाहर जा रही थी। दाढ़ी मुझे झाड़ झनकार की तरह फैली हुई थी और पता नहीं चलता था कि दाढ़ी मुझे शुरू कहाँ से हो रही थी और कहाँ ख़त्म हो रही थी, क्योंकि बाकी चेहरे की रंगत भी बालों ही की तरह स्याह थी और सही कसर चीचक के स्याह दागों ने पूरी कर दी। इस चीचक ज़्यादा स्याह चेहरे पर इसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। हथेलियों का मेरी ज़िंदगी में भी अभी काफ़ी अमल दखल चला आ रहा था, लेकिन इस शख्स के हाथ में जदीद तरीन साख का जो जर्मन लियोगर मशीन पिस्टल नज़र आ रहा था, इसे देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। ये गन मैंने भी सिर्फ देखी ही थी, कभी इस्तेमाल नहीं की थी, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल बियाबान में मुझे एक गंवार से शख्स के हाथ में वो जदीद और महंगी गन नज़र आएगी। इसने मशीन पिस्टल की नाल मेरी पेशानी पर रख दी। अब एक नहीं दो गन्नें मेरे जिस्म से चिपकी हुई थी। इसका दूसरा हाथ सीधा इस जेब की तरफ बढ़ा जिसमें मेरा रिवाल्वर मौजूद था। इसकी महारत काबिल दाद थी। इसकी नज़रें गोया एक्सरे की थी। इसे यकीनी तौर पर मालूम हो गया था कि हथियार किस जेब में था। दूसरे हिला में रिवाल्वर इसके हाथ में था। किसी और जेब में हाथ मारने की इसने जहमत ही नहीं की। मेरी जेब से जो रिवाल्वर बरामद हुआ था वो मैं जमड़ाल के थाने से लेकर भागा था, और वो इशारिया 4-5 का एक पुराना, बल्कि शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का कोल्ट था। इस सियादर शख्स ने हकारत से महज एक ही नज़र इसकी तरफ देखा और मुझे शुबा हुआ था कि शायद वैसे कहीं दूर फेंक देगा। अंदाज़ कुछ ऐसा ही था जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ आसूदा हाल और रंग चढ़े से शख्स ने गलती से कबाड़ी के ठेले से कोई बेकार सी चीज़ उठा ली हो। ताहम इसने रिवाल्वर को फेंका नहीं, गोया अज़ार करम से अपनी ढीली ढाली वास्कट की जेब में रख लिया और यूँ इसकी इज्जत बढ़ा दी। लेकिन इस शख्स की मोछों में खफीफ सी हरकत हुई थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तंजिया से अंदाज में मुस्कुराया था। होंठ तो इसके नज़र ही नहीं आ रहे थे। इनके इस तरह आकर आसानी से मुझे दबोच लेने में एक तो मेरी सुस्ती को दखल था, दूसरे वो इस किस्म की कार्रवाइयों में गैर मामूली तौर पर माहिर भी मालूम होते थे। हालांकि जो शख्स मेरे सामने खड़ा था, ज़ाहिरी तौर पर इसको देखकर यही अंदाज़ा होता था कि इसकी ज़िंदगी जंगलों, पहाड़ों, बयाबानों में गुजरी थी और वो दरिंदों की बेशतर खुसूसियत अपना चुका था। लेकिन अमली तौर पर इसने दरिंदों की तरह अपनी जिस्मानी ताकत पर भरोसा नहीं किया था। महसूस यही होता था कि बेशतर शहरी दरिंदों की तरह इसका इन्हसार भी, हथियार भी पर ही ज़्यादा था। खड़े हो जाओ। अक़ब से खुरदरी आवाज़ आई और गन की नाल मेरी पसलियों में ज़्यादा ज़ोर से चबोती गई। मैंने काफ़ी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए इनकी इस हदायत पर भी अमल कर डाला और उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस हुक्म की तामील मुझे महंगी पड़ी। गन की नाल सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी पसलियों से हटी और इस एक लम्हे में किसी ने अक़ब से मेरे बाजू आहनी गिरफ्त में लेते हुए मेरी हाथों में कोई फंदा सा डाल दिया। मेरे हाथों गोया पलक झपकते में मेरी पुश्त पर बांधे जा चुके थे। एक लम्हे के लिए मेरा दिल डूब सा गया। ये कुछ अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने दिल ही दिल में खुद अपनी ढारस बंधाई। गन फ़ौरन ही दोबारा मेरी पसलियों पर आ टिकी थी।